प्रभात बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का व्याकरण विभाग का एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संधि। पहले हम इसकी संज्ञा और विभागीकरण के बारे में जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि की संज्ञा क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण शेष वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलाकर जो विकार या परिवर्तन होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द होता है अगर विद्या हुआ तो विद्या का अंतिम वर्ण है आ। यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर वर्ण है आ वर्ण। और दूसरे शब्द होता है आलय। यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है आ। यानी कि पहले शब्द का प्रथम वर्ण आ की मात्रा यानी कि आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी कि आ। यानी कि दोनों आ के मिलन से जो विकार या परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ जिससे हम विद्यालय बना उसे हम संधि कहते हैं। विद्या युक्त आलय विद्यालय। तो यहाँ पर आ और यहाँ पर जो पहले वर्ण में आ की मात्रा है और दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण में भी आ है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्वर संधि। क्योंकि संधि 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो पहले स्वर संधि क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वर्णमाला में, हिंदी के वर्ण में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्णों के मिलन से, स्वर वर्ण के प्रयोग से जो संधि होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन वर्णों के प्रयोग से जो संधि बनता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो फिर स्वर वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? अ से औ तक हमने ये पाठ पढ़ चुके हैं। तो व्यंजन संधि यानी कि क से ह तक जितने वर्ण रहे उन सारे वर्णों के जो हम संधि बनाते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बाद और एक संधि होता है जिसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग की मात्रा का प्रयोग है, इस वजह से इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर पहले कहा गया था कि पहले शब्द का प्रथम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलन से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, लेकिन दोनों की जगह आ होने के कारण इसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसी प्रकार सात युक्त चिंता, यहाँ पर हो गया सचिंता। यहाँ पर व्यंजन वर्ण की प्रयोग है, इस वजह से इसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। यहाँ पर ता हलंत है और च के मात्रा पर छोटी ई है, छोटी ई स्वर वर्ण है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन की वर्ण की मात्रा का प्रयोग के कारण इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग मात्रा का प्रयोग है, इस वजह से इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि संधि 3 तरह के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इसके और संज्ञा और उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे। 2 स्वरवर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरवर्ण के मेल से, स्वरवर्ण यहाँ पर 2 हो, लेकिन व्यंजन संधि में एक व्यंजन वर्ण के साथ और एक स्वर वर्ण हो सकते हैं, लेकिन स्वर संधि में दोनों ही स्वर होने चाहिए। तो स्वर वर्ण के मेल कैसे उसे दिया गया है। यहाँ पर स्वर 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जिसे उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, और दीर्घ यानी कि जिसे उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। तो सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर के मिलने पर ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे प्रथम ध्वनि है हमारा अ, द्वितीय ध्वनि है अ,
जैसे कि पहले भी उदाहरण विद्यालय में दिया गया था, विद्या के पास आ की मात्रा और आलय के पास भी आ है, इस वजह से वो हो जाता है स्वर संधि। उसी प्रकार यहाँ पर प्रथम ध्वनि अ है और द्वितीय ध्वनि भी अ है, यानी कि अ और अ के मिलन से जो संधि बनता है वो होता है आ, और आ के मिलन से जो संधि बनता है वो होता है अ, और अ और आ के मिलन से आ और अ के मिलन से आ। उसी प्रकार इन वर्णों के मिलन से जो संधि बनता है ये सारे हैं, और इन संधियों से जो शब्द बनता है वो ये होता है। जैसे कि परम, यहाँ पर अ की मात्रा का प्रयोग है, यानी कि अ उच्चारण होता है। उसके बाद अर्थ, यहाँ पर अ है, तो इसलिए यह हो गया परमार्थ। उसी प्रकार हिम जुक्त आलय हिमालय, तथा जुक्त अपि तथापि, दया जुक्त आनंद दयानंद, ये हो जाता है हमारा स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर दो दो स्वर वर्णों के मिलन से ये संधि बनाए जाते हैं। हमारी स्वर वर्ण की जो मात्राएं हैं वो अ से औ तक है, इसलिए यहाँ पर और भी दिया गया है, छोटी ई को लेकर बड़ी ई और छोटी ऊ बड़ी ऊ को लेकर। छोटी ई प्रथम ध्वनि और द्वितीय ध्वनि भी अगर छोटी ई हो तो संधि बन जाता है बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई अगर संधि बनाया जाए तो हो जाता है बड़ी ई। तो इससे जो शब्द बनते हैं जैसे कि कवि जुक्त इंद्र कविंद्र, लेकिन प्रथम शब्द में कवि छोटी ई की मात्रा है, लेकिन अगर संधि बनाया जाए तो यहाँ पर वो बड़ी ई बन जाती है। गिरी जुक्त इस गिरीश, यहाँ पर गिरी छोटी ई प्रयोग है और द्वितीय ध्वनि में बड़ी ई का प्रयोग है, जो मिलने से बनता है वो हो जाता है गिरीश। उसी प्रकार यहाँ पर बड़ी ई पहले है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया मही, ह के पास बड़ी ई। उसके बाद द्वितीय ध्वनि यहाँ पर छोटी ई है, तो इसलिए द्वितीय शब्द लिखा गया छोटी ई इंद्र, यानी कि जो शब्द बना वो हो गया महेंद्र, यानी कि बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ की मात्रा का भी प्रयोग है, जैसे कि छोटी ऊ का प्रयोग सु जुक्त उक्ति, यहाँ पर हो गया सुक्ति, यानी कि छोटी ऊ मिलाकर बनता है बड़ी ऊ, और उसी प्रकार बड़ी ऊ को मिलाकर बनता है बड़ी ऊ, यानी कि भ में बड़ी ऊ भू जुक्त ऊर्ध, यानी कि यहाँ पर हो गया धूर्ध। उसी प्रकार अ या आ के साथ या फिर छोटी ई बड़ी ई के अथवा अगर छोटी ऊ और बड़ी ऊ अथवा रू के मिलने पर वे क्रमशः ए ओ और हो जाते हैं। हमारा वर्ण जो होता है वो अ से औ तक होते हैं, तो ये हो गया छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बाद ए आई ओ औ। इसके कुछ रूप दिए गए हैं, जैसे कि अ से प्रथम ध्वनि हो और द्वितीय ध्वनि छोटी ई हो तो संधि बनता है ए। जैसे पहला शब्द में सूर अ होता है शब्द, और इंद्र छोटी ई, उससे जो शब्द बनते हैं सुरेंद्र। उसी प्रकार आ की मात्रा से अगर बड़ी ई का प्रयोग हो तो ए बनता है, जैसे रमा के साथ बड़ी ई का प्रयोग है तो शब्द होता है रमेश। उसी प्रकार आ के पास अगर अ के साथ बड़ी ऊ का प्रयोग हो तो बनता है ओ, यानी कि जल जुक्त उर्मी जल उर्मी। उसी प्रकार आ के साथ अगर बड़ी ऊ का प्रयोग हो तो उससे शब्द बनता है ओ, यहाँ पर हो जाता है महा जुक्त उर्मी महुर्मी। आ के पास अगर री का प्रयोग हो तो वो बन जाता है और, यानी कि महा जुक्त ऋषि महर्षि। ये हो जाता है हमारे नए शब्द। उसी प्रकार औ या आ के साथ अगर ए
या ए अथवा ओ या औ के मिलने पर वे क्रमशः ऐ और औ होते हैं। वहाँ पर हमने देखा था ए की मात्रा कैसे बनाए जाते हैं, ए की संधि कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऐ और औ की संधियाँ कैसे बनाए जाते हैं। जैसे अ के पास अगर ए की द्वितीय ध्वनि हो और प्रथम ध्वनि अ हो तो उनमें से हमारा बनता है ऐ। एका एक, एक एक, अ ऐ, मतयुक्त ऐक्य, मतेक्य। उसी प्रकार महायुक्त ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महायुक्त औषधि, महोषधि, महायुक्त औदार्य, महोदार्य। उसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री के बाद कोई विजातीय स्वर के आने पर छोटी ई के स्थान पर, छोटी या फिर बड़ी ई के स्थान पर य और ऊ और बड़ी ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है। छोटी ई के स्थान पर छोटी या फिर बड़ी ई हो तो यहाँ पर उसका प्रयोग है। जैसे कि यदि युक्त अपि, यद्यापि, इति युक्त आदि, इत्यादि, अति युक्त उच्च, अत्युच्च। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण को मिलन से जो संधि होता है उसी से हमारा प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द से बनाए हुआ नए शब्द होते हैं। जैसे कि प्रति, छोटी ई युक्त एक, द्वितीय वर्ण का पहला शब्द, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जो शब्द बनेगा प्रत्येक। उसी प्रकार देवी युक्त ऐश्वर्य, दैवैश्वर्य। अब हम देखेंगे कि व्यंजन संधि कैसे मिलते हैं। व्यंजन के साथ हम स्वर भी ले सकते हैं और व्यंजन भी ले सकते हैं, लेकिन स्वर के साथ केवल स्वर संधि यानी स्वर वर्ण के मेलन से स्वर संधि बनते हैं। लेकिन व्यंजन संधि बनाने के लिए स्वर या व्यंजन के मेल से बनता है। इस संधि के निम्न प्रकार हैं, जैसे कि का हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत और प हलंत। क ध्वनियों के बाद यदि कोई स्वर इन वर्गों की ध्वनियों का तीसरा या चौथा वर्ण यानी कि क से म तक हमारा वर्ग व्यंजन होता है और क वर्ग यानी कि क से व तक। उसी प्रकार अगर इन वर्गों की ध्वनियों का तीसरा या चौथा वर्ण अगर ये हुआ य, र और व आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है क से ग, लेकिन क वर्ग होता है क से व तक। तो यहाँ पर जो शब्द बना है पहला शब्द होता है दिक्, दूसरा शब्द होता है अंत, यानी कि जो शब्द बनेगा वो दिगंत हो जाएगा, क्योंकि क होता है पहला व्यंजन, वर्ग व्यंजन के क होता है पहला वर्ण बन जाता है तीसरा वर्ण, यानी कि क वर्ग के तीसरे वर्ण होते हैं क्या, ग। उसी प्रकार च वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि च, छ, ज, च, छ और ज यहाँ पर होते हैं च वर्ग के तीसरा वर्ण ज हो जाते हैं। उसी प्रकार ट वर्ग के तीसरे वर्ण ट, ठ, ड हो जाते हैं और त वर्ग के तीसरे वर्ण होते हैं त, थ, द, यानी कि द है यहाँ पर तीसरा वर्ण, क्योंकि वर्ग वर्ण जो होते हैं वो 5 होते हैं क से व तक, क, ख, ग, घ और व। यहाँ पर पहला वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है, यानी क वर्ण ग बन जाता है। दिग युक्त अंत, दिगंत, बाग युक्त इस, बागीस, दिग युक्त गज, दिग्गज, दिग युक्त दर्शन, दिग्दर्शन। उसी प्रकार अगर च हो तो अच युक्त आदि, आजादी। च का तीसरा वर्ण होता है ज, यहाँ पर आजादी हो गया। उसी प्रकार ट का तीसरा वर्ण ड, षड युक्त आनंद, षडानंद। त का तीसरा वर्ण द, सत युक्त आचार, सदाचार। इसी प्रकार के वर्ण बनाए जाते हैं। और है प
प से म तक, यानी कि प वर्ग में तीसरा वर्ण होता है प, तो ये हो जाता है अब जुक्त ज, अब्ज। शुभ जुक्त अंत, शुभंता। इसी प्रकार के तो किसी भी वर्ग या पहले वर्ग के पश्चात यदि नासिक के व्यंजन को हो, नासिक के व्यंजन यानी कि हर वर्ग के आखिरी वर्ण को, यानी कि क वर्ग के नासिक के व्यंजन होते हैं व, ट वर्ग के नासिक के व्यंजन होते हैं ण, और त वर्ग के नासिक के व्यंजन होते हैं न। व, ण, न और म, ये चार होते हैं नासिक के व्यंजन वर्ण। और एक होते हैं च वर्ग के नासिक के व्यंजन वर्ण होते हैं न्य। तो ये 5 हो गए हमारे नासिक के व्यंजन वर्ण। अगर यहाँ पर नासिक के व्यंजन हो तो वह अपने वर्ग के नासिक के व्यंजन यानी कि 5वें व्यंजन में बदल जाते हैं। जैसे कि क वर्ग के 5वें नंबर पर है वह, ट वर्ग के 5वें व्यंजन पर 5वें व्यंजन है ण, त के न और प के म। उसी प्रकार शब्द बनाए जाते हैं वाक् युक्त मय, वाङ्मय, षड् युक्त मास, षण्मास। उसी प्रकार जगत युक्त नाथ, जगन्नाथ। ता उसी प्रकार आप युक्त मय, अम्मय, ये सारे शब्द बनाए जाते हैं। उसी प्रकार अब हम स्वर वर्ण के बाद छ आए तो छ हलन के पहले च जुड़ जाते हैं। जैसे कि आ और युक्त छादन यानी कि आच्छादन, यहाँ पर च के पहले च शब्द का, च वर्ण का जुड़ा होना चाहिए। अनुच्छेद छ से पहले च, वृक्ष युक्त छाया, वृक्ष छाया। उसी तरह अगर ई और ऊ के बाद दंत्य श हो तो वो मूर्धन्य श बन जाता है। जैसे बी युक्त सम, विषम, प्रति युक्त सेद, प्रतिषेध, यहाँ पर दंत्य श मूर्धन्य श बन जाते हैं। तो ये थे कुछ उदाहरण व्यंजन संधियों के। दिए गए कुछ और भी ऐसे हैं जो तुम लोग घर बैठकर पढ़ाई करना और समझने की प्रयास। अब हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, विसर्ग के साथ भी स्वर या व्यंजन लगाया जा सकता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये संधि निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि विसर्ग के बाद अगर च, छ, ट, ठ, त, थ के होने पर विसर्ग क्रमशः श, तालव्य श, मूर्धन्य श एवं दंत्य श में बदल जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अगर च और छ हो तो वो तालव्य श में परिवर्तन हो जाते हैं, अगर त और ठ हो तो मूर्धन्य श में, और अगर त और थ हो दंत्य श। इसे याद रखना है कि कहाँ पर कौन से वर्ण का व्यवहार है। यहाँ पर निह युक्त चल, यहाँ पर च की वर्ण का प्रयोग है तो ये हो जाता है निश्चल, जो कि तालव्य श है। निह युक्त छल, निश्चल। उसी प्रकार धनु युक्त टंकार, धनुष टंकार, यहाँ पर ट और ठ होने से मूर्धन्य श हो जाता है, मूर्धन्य श। निह युक्त ठुर, निष्ठुर। उसी प्रकार अगर त और थ का प्रयोग हो तो ये हो जाता है मन युक्त ताव, यानी कि दंत्य श, मनस्ताव। उसी प्रकार और कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि ई और ऊ के बाद अगर क, ख, प हलन फ के होने पर विसर्ग अगर हो तो मूर्धन्य श में बदल जाते हैं। जैसे कि निह युक्त कपट, यहाँ पर अगर क, ख, प और फ हो, निह युक्त कपट, निष्कपट। दुह युक्त कर, दुष्कर। दुह युक्त प्रकृति, दुष्प्रकृति। निह युक्त फल, निष्फल। ये चार क, ख, प, फ के होने पर विसर्ग जो होता है वो मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो
तो विसर्ग का लोप भी हो जाता है, जैसे अतः युक्त एव, अतएव। यहाँ पर विसर्ग जो कि त के पास था वो संधि बनाने के बाद लोप हो गया, अतः युक्त एव, अतएव। उसी प्रकार अ विसर्ग युक्त हो, अगर अ यहाँ पर विसर्ग युक्त हो और उसके साथ क ख प या ह हो तो विसर्ग में कोई विकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः युक्त काल, प्रातः काल। पय युक्त पान, यहाँ पर प है, पयः पान। अधः युक्त पतन, अधः पतन। अंतः युक्त पुर, अंतपुर। ये था हमारे संधि विषय को। अब हम उसे ध्यान से देखो और घर बैठकर समझने की प्रयास करो और इसके जो अभ्यास का पाठ है उसे करने की चेष्टा करो। आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में हम एक और नए विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।